हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक या भारतीय स्वराज के जनक या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महान आंदोलनकारी या हम कह सकते हैं एक महान स्वराज प्रेमी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी वह शख्सियत है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जिनसे हम कह सकते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार से जहाँ से उग्र रूप से शुरू होता है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वराज की जो मांग जहाँ से स्थापित होती है, स्वराज के जो विचार जहाँ से स्थापित होते हैं, या स्वराज के विचार जोर जहाँ से पकड़ते हैं, वो व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। उनके टाइम से ये मांग शुरू होती है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये इससे लगभग 1889 के आसपास जुड़े और इनके जो विचार थे वो स्टार्टिंग में भी वैसे ही थे जैसे कि कांग्रेस के विचार थे, उदारवादी। लेकिन जल्दी ये समझ गए कि उदारवादी विचार से कुछ नहीं होने वाला। भिक्षावृत्ति कहते थे उदारवादी विचारों को, यानी कि जो उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लोग थे जो अपने उदारवादी विचारों के लिए कांग्रेस में जाने जाते थे, उनके विचारों को ये क्या कहते थे, उदारवादियों के विचारों को ये क्या कहते थे, भिक्षावृत्ति कहते थे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल भेजना, रिक्वेस्ट करना सरकार से, इस प्रकार की चीजें वो करते थे सरकारी कानूनों में सुधार के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, जिसे ये पसंद नहीं करते थे। ये बात करने लग गए थे कि ये हमारा हक है और इसे हम लेंगे। और ये हक इनका क्या था? इनका हक क्या कहने लग गए थे कि स्वराज हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे। अल्टीमेटली चाहते तो ये थे कि स्वराज का इनका जो अल्टीमेटली मतलब तो ये था कि हमारा शासन हम खुद चलाएं और अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कई जगह अपने भाषणों में स्वराज की इन्होंने व्याख्या की और स्वराज के बारे में इन्होंने ये कहा, बाद की बात है, 1916 के बाद की बात है, जब ये 2 बार जेल चले गए तो उसके बाद की बात है। तो इन्होंने स्वराज का ये मतलब बताया अपने आप को कि सरकार इनके ऊपर कोई आतंकवादी का टैग ना लगा दे, इसलिए इसकी व्याख्या इन्होंने इस प्रकार से की कि स्वराज का मतलब है कि भारत का शासन हम स्वयं चलाएं, लेकिन अंग्रेजों के आधिपत्य में अधीन ही, मतलब अंग्रेजों के अधीन रहकर स्वशासन करें हम, अंग्रेजों के अलग होने की बात नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों के अधीन रहकर ही पर शासन हम स्वयं करें आंतरिक मामलों में। ऐसी ये बात करने लग गए थे अपने अंतिम समय, अपने अंतिम राजनीतिक जीवन के टाइम में। मगर जो इनका जो अंदर का जो उद्देश्य था वो यही था कि स्वराज का मतलब ये है कि हम भारत को पूर्णतः स्वतंत्र करें अंग्रेजों से और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें। लेकिन चूंकि ऐसी बातें करने से अंग्रेज इनको आतंकवादी कह देते, इस प्रकार के जो टैग थे वो दे देती, इसलिए उनसे बचने के लिए इन्होंने इस प्रकार की अपनी वो व्याख्या की है। वरना सच्चाई तो यही है कि स्वराज का इनका मतलब था कि स्वराज का मतलब एक प्रकार से स्वतंत्रता जो हमें 1947 में मिली, ऐसा ये सपना देखते थे। और इनकी जो मांग है वो भी बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। देखिए, इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 में, और ये भी महाराष्ट्र में ही इनका जन्म होता है, कोंकण जिले के आसपास। तो इनकी जो मृत्यु है इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, पर मैं फिर भी बता देता हूं। इनकी मृत्यु होती है 1920 में और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 1856 में इनकी पैदाइश होती है और ये उग्रवादी धड़े के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। किसके? उग्रवादी धड़े के बहुत ही प्रमुख नेता हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, उग्रवादी धड़े में 3 तिकड़ियां काम आती हैं, सामने नाम आते हैं, बाल, पाल और लाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों की त्रिमूर्ति, और इसके अलावा एक और थे अरविंद घोष, इनके नाम आते थे और ये त्रिमूर्ति में आते थे बाल, पाल, लाल, ये कहलाते थे। और ये तीनों ही उग्रवादी नेता थे। किसके? कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे।
और जो इनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा ये थी कि कांग्रेस ऐसा कार्यक्रम अपनाए जिससे कि भारतीय अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंके। लेकिन कांग्रेस के जो उदारवादी जो धड़ा था, उनके जो विचार थे वो ये थे कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा है, अंग्रेजी शासन भारत में आया है तो ये भारत के लिए वरदान है, इसलिए हम इसे उखाड़ना फेंकना नहीं है, इसमें जो कुछ कमियां हैं उसको सुधारना है। आया समझ में? उदारवादी कांग्रेसी जो उदारवादी थे वो ये सोचते थे कि जो शासन व्यवस्था में जो गलत चीजें हैं उन गलत चीजों को सुधारना है, ना कि पूरे शासन व्यवस्था को, अंग्रेजों को खत्म करना है। ऐसा फर्क था उदारवादी और उग्रवादियों में। चूंकि बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी थे तो उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो बाल गंगाधर के जो तिलक थे वह स्वराज के विचार के थे। किसके? स्वराज के विचार के। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को स्वराज के विचार का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है। उन्होंने स्वयं कहा भी है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसा तिलक ने स्वयं कहा है। तिलक ने कहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसकी व्याख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उन्होंने इसकी व्याख्या एक स्वतंत्र देश के बारे में ही की है कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे, एक ऐसा देश हो और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो 1916 के बाद ऐसी होती है स्वराज की कि हम अंग्रेजों के अधीन ही अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे और अपना आंतरिक शासन स्वयं चलाएंगे और अपनी जो देश की जो स्थिति है वह अधिराज्य की रहेगी। जैसे कि कनाडा की रही है, ऑस्ट्रेलिया की रही है और इस न्यूजीलैंड की रही है। ये अधिराज्य रहे हैं इंग्लैंड के। यहाँ पर इंग्लैंड का शासन तो रहा है लेकिन आंतरिक मामलों में ये स्वयं शासन करते थे इन देशों के लोग। उसी प्रकार के शासन की बात यहाँ पर स्वराज के अंतर्गत कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। जो वैलेंटाइन सिरोल थे, वैलेंटाइन सिरोल इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है तिलक को। एक लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने जो तिलक हैं उनको भारतीय अशांति का जनक कहा है। क्योंकि इन्होंने भारतीय शांति का जनक कह दिया तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने किसको कहा है? तिलक को। भारतीय शांति का जनक कहा है तिलक को। किसने? सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने। तो तिलक ने इनके ऊपर केस कर दिया था, सिरोल के ऊपर। इस सिरोल केस की सुनवाई मुकदमे के सिलसिले में ही ये इंग्लैंड गए थे 1920 में और वहीं पर इनकी तबीयत खराब हो गई थी और मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये था सिरोल केस। इन्होंने एक बुक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल ने, उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक। पुस्तक का नाम यही है, हिंदी में यही मतलब होता है इसका, इंग्लिश में है इंडियन अनरेस्ट। एक पुस्तक लिखी, उसमें यह कहा कि भारतीय शांति का जनक कौन है? तिलक है। ऐसा सिरोल ने कहा। इसलिए सिरोल के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट कर दी इंग्लैंड में और इंग्लैंड में गए तो वहां पर इनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी क्या राय थी। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति यह उनकी न्यायप्रियता में तो कतई विश्वास नहीं करते थे। ये मानते थे कि ब्रिटिश की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रिटिश या कोई भी देश जो साम्राज्यवादी ताकत होता है, या हम कह सकते हैं कि राजनीति में ये मानते थे परोपकार की भावना नहीं होती। कोई भी किसी भी दूसरे देश को या दूसरे व्यक्ति को सत्ता यूं ही नहीं दे देता कि ठीक है लो अब तुम चला लो, ऐसा नहीं होता राजनीति में। तो ये मानता है कि कोई भी शासन न्यायप्रिय नहीं हो सकता। साम्राज्यवादी ताकत, खासकर उपनिवेशों के प्रति, वो अपने देश के प्रति ही वफादार हो सकते हैं। साम्राज्यवादी देश लेकिन अपने उपनिवेशों के प्रति कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते। उनकी जो फिलॉसफी रहती है किसी भी साम्राज्यवादी देश की, वो यही रहती है कि कैसे भी करके जो उपनिवेश हैं उनको लूटा जाए और उनसे ज़्यादा धन प्राप्त करके अपने देश में पहुंचाया जाए। और ये हमारे लिए शासन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने देश के लिए, अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तिलक ने राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी मनाना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि अगर भारतीय जनता को इकट्ठा करना है या उनमें जागृति उत्पन्न करनी है तो उन्हें धार्मिक आधार पर उन्हें जोड़ना होगा, सामाजिक आधार पर उन्हें जोड़ना होगा। तो इसके लिए उन्होंने दो उत्सव मनाने स्टार्ट करे। एक तो था गणेश उत्सव और दूसरा था शिवाजी उत्सव। इनको मनाना तिलक ने स्टार्ट किया। तिलक ने अपने विचार 2 समाचार पत्रों में देना स्टार्ट करे।
तिलक के जो अपने राजनीतिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, उनको दो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रकाशित करना स्टार्ट करा। एक तो था मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था, और दूसरा था केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो ध्यान रहे उनके दो समाचार पत्र थे, एक मराठा और दूसरा केसरी। एक जो मराठा था उसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था, और जो केसरी जो समाचार था उसे मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। 1897 में वो एक बार जेल भी गए थे। एक्चुअली जेल तो 2 बार गए थे, लेकिन पहली बार जेल गए थे 1897 में। 1897 में भारत में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, और प्लेग की बीमारी का सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाए थे कौन, उस समय के प्लेग के कमिश्नर, पूना के उस समय जो प्लेग के जो कमिश्नर थे उनका नाम था रैंड, कमिश्नर रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड पूना में। उनकी आलोचना की थी अपने अखबार में, किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। और जिस उस आलोचना, वो आलोचना कुछ इस प्रकार की थी कि पूना के कुछ नवयुवक रैंड के खिलाफ भड़क गए और उन्होंने रैंड की हत्या कर दी। उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। उस लेख को पढ़कर उससे इतने उकसा गए, उस एक प्रकार से उकसावे में आ गए, या हम कह सकते हैं कि वो लेख इतना ज्वलंत था कि उससे उन्हें लगा कि इसके जिम्मेदार हैं कमिश्नर रैंड, तो उन्होंने कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। तो इसलिए 1897 में नवयुवकों को भड़काने या उकसाने के आरोप में राजद्रोह का केस किसके ऊपर चला, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 1897 में चला, और उन्हें 1.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हो गई। उन्हें दूसरी बार सजा होती है 1908 में। 1908 में 6 साल के लिए अपने केसरी नामक जो उनका समाचार पत्र है उसमें अपने लेख जो उन्होंने लिखे, उन लिखे हुए लेखों के आधार पर उन्हें फिर से 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब 1914 में वो जेल से बाहर आए तो उसके बाद 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया, जो श्रीमती एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। और 1916 में ही जो कांग्रेस का जो समझौता हुआ था दोबारा उग्रवादी दल और उदारवादी दलों का, 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल और उदारवादी दल यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, 2 दलों में बट गया था, कांग्रेस फूट गई थी, उग्रवादी और उदारवादी इन 2 दलों में चली गई थी। इन दोनों ने वापस 1916 में लखनऊ समझौते के द्वारा वापस इन दोनों में एका हो गया। उग्रवादी दल और उदारवादी दल 1907 में अलग हुए थे और 1916 में फिर दोबारा से तिलक की मेहनत से या तिलक के भूमिका से फिर से एक हो गए। इनकी जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष तथा द ओरियन, ये बहुत फेमस है। द ओरियन में उन्होंने इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है उसका आलोचनात्मक वर्णन किया है, और गीता रहस्य में उन्होंने गीता की व्याख्या की है। द आर्किटिक होम ऑफ वेदास, इसमें भी इन्होंने यही व्याख्या की है। तो ये इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो उग्रवादी रही है, और इनके जो विचार रहे हैं वो अंग्रेजी शासन के प्रति नकारात्मक रहे हैं, और ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। यही इनके फैक्ट्स और इनकी आइडियोलॉजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।